और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी, हर दिल अजीज। A standing ovation is most deserving of the film icon that Sri Mithun Chakravarti is. Superlative acting prowess, 5 decades of excellently, the dream of the common man rising above ordinary to reach स्टारडम की ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। पिक्चर प्लस की ओर से मिथुन चक्रवर्ती को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आखिर मिथुन चक्रवर्ती का हिंदी सिनेमा में और भारतीय सिनेमा में क्या योगदान है, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं गौतम सिद्धार्थ जी। गौतम सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पिक्चर प्लस पे। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, हम आपको बता दें कि गौतम सिद्धार्थ जी लंबे अरसे से हिंदी फिल्मों के स्क्रीन राइटर हैं, थिएटर में डिप्लोमाधारी हैं, डायरेक्टर हैं और मतलब फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ही गहरे ताल्लुकात इनके रहे हैं। गौतम सिद्धार्थ जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपको यह खबर मिली कि मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के सम्मान दिया जा रहा है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या हुई? आपने क्या सोचा? आपके भीतर एक कैसा भाव पैदा हुआ? कैसी भावना, कैसे विचार बने? मेरे हिसाब से मिथुन चक्रवर्ती को ये अवार्ड मिलना ये बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो इंडियन फिल्म के स्टार हैं, न कि वो बॉलीवुड के फिल्म के स्टार हैं। और देखा जाए तो वो हिंदी सिनेमा से जितना फेमस हुए, उससे ज्यादा वो बंगाली सिनेमा और तमिल सिनेमा में भी रहे और वहां से भी उनको अवार्ड मिला। ट्रूली ही इज ए ट्रूली इंडियन एक्टर, नॉट ओनली बॉलीवुड एक्टर। क्योंकि बाकी अब जब लोगों को अवार्ड मिलता है तो वो ये होता है ये बॉलीवुड सिनेमा का है, ये तमिल सिनेमा का है, मोहनलाल है तो वो मलयालम सिनेमा के हैं। लेकिन ही इकलौता ऐसा इंसान मुझे लगा ये इस बार जिनको कि पूरे इंडस्ट्री की तरफ से अवार्ड मिला। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड उनके लिए, मेरे लिए एक सही माने में एक फिल्म स्टार को मिला। फिल्म स्टार जो है वो किसी भाषा में बंधा हुआ नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, एक ऐसा हुआ कि नहीं, ये बंगाली नहीं है, ये उड़िया नहीं है, ये पंजाबी नहीं है, ये तमिल नहीं है, ये वो मलयाली नहीं है, तेलुगु नहीं है। ही इज ए ट्रूली इंडियन स्टार। तो मुझे अच्छा लगा। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने कि मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदी, बांग्ला ही नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं में 8 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने काम किया है, जहां तक मुझे जानकारी है। हाँ, और उन्होंने अवार्ड भी जीता है एक से नेशनल अवार्ड भी मिले, 3 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। हाँ, अलग-अलग पहली फिल्म पर बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था उन्हें, फिर की मिल गया फिल्म। उन सब बातों का भी जिक्र करेंगे हम। लेकिन क्या आपने इतना लंबा अरसा सिनेमा के दुनिया में गुजारा है, आपने बहुत सारे फिल्मी सितारों को बड़े बड़े सम्मान पाते हुए देखा है आपने, क्या आपको यह महसूस होता है कि किसी एक कलाकार को चुन पाना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा चयन समिति के लिए? यार, ये तो मुझे बिल्कुल चुनना बहुत मुश्किल होता है। वो इसकी वजह है क्योंकि आप नेशनल अवार्ड एक देते हैं और करीब 26 भाषाओं में फिल्में बन रही हैं। तो नतीजा ये होता है कि साहब आपको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी या कंट्राडिक्शन मिलेगा ही, बिकॉज ऑफ कि हर लैंग्वेज का एक अपना स्टार है और वो क्राउड पुलर है या वो नेशनल अवार्ड विनर है, या कहना चाहिए कि उसकी फिल्में जो हैं वो अच्छी चलती हैं। आप एनटीआर हो, चाहे वो जूनियर एनटीआर हो, या आप जो है वो कोई और प्रभास हो, फिल्म भी उठा लीजिए, तो उनकी फिल्में जो हैं वो चलती हैं, बहुत चलती हैं। हमारे बॉलीवुड में भी बहुत चलती हैं, बंगाली की बहुत से ऐसे स्टार हैं। तो एक कंट्रडिक्शन होना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत ही आवश्यक लगता है कि यार ये इसको कैसे चुन सकते हैं जबकि इसका ये ज्यादा अच्छा क्राउड पुलर है या ज्यादा अच्छा एक्टर है। ये एक डिफिकल्टी आती है। तो उस हिसाब से कुछ जो चयन समिति होती है, क्योंकि मैं इस बारे में थोड़ा सा जानता हूँ।
चयन समिति को ये देखना होता है कि किसके क्रेडिट में ज्यादा चीजें हैं, मतलब उसके क्रेडिट में क्या क्या चीजें हैं जो कि जो उसके सामने आने वाला ओपोनेंट है उसमें थोड़ी कम है। तो ये सिर्फ परसेंटेज बेसिस पे होता है यार, वो परसेंटेज बेसिस जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों जी जी, को सेलेक्ट करने में। आपने एनटीआर का नाम लिया, लेकिन जूनियर एनटीआर को यह सम्मान अभी तक नहीं मिला। उन्हें यह सम्मान नहीं मिला, दादा साहब फाल्के सम्मान नहीं मिला। अपने अपने क्षेत्र के ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक बड़ी हस्ती हैं। यहाँ तक कि जब मैं लिस्ट पर नजर डालता हूँ तो राजेश खन्ना को भी यह सम्मान नहीं मिला। हाँ, राजेश खन्ना को ये सम्मान न मिलने के पीछे चक्कर इतना ही है कि मुझे जो लगता है, मैं इसमें बिल्कुल कहीं और नहीं जाऊंगा, जबकि वो कांग्रेस के मेंबर थे और सब कुछ था, पार्लियामेंटेरियन भी थे, सब कुछ था, यानी कि सोर्स तो लगा ही सकते थे वो, मतलब वो। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके समय में जब राजेश खन्ना के साथ हमेशा एक चीज रही कि वो कल्ट एक्टर थे, मतलब उन्होंने जो है वो देश को एक नई तरीके की एक्टिंग दे दी थी। और लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था जो कि सिनेमा के इतिहास में आ जाए। इतिहास में सिर्फ इतना आया कि उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट होती थी, और लेकिन उन्होंने फिल्म मेकिंग के में एक्टिंग के तौर पर कुछ भी नहीं किया। तो उस मामले में देखा जाए तो जो राजेश खन्ना था उन तक उनके साथ अगल बगल बहुत से लोग पनप रहे थे जो अच्छे एक्टर थे। मैं ये नहीं कहता कि राजेश खन्ना बुरे एक्टर थे, राजेश खन्ना कल्ट एक्टर, लेकिन उसके बाद जो अगल बगल के लोग थे उसमें वो उत्तम कुमार उधर से चले आ रहे थे, इधर बहुत लोग थे यार, बहुत लोग थे। दे आर वेरी गुड एक्टर्स, बट उनके कंपैरिजन में राजेश खन्ना कहीं स्टैंड नहीं करते थे। वो क्राउड पुल कर लेते थे, लेकिन वो एक्टिंग में कहीं किसी जगह स्टैंड नहीं करते थे। फिल्म फेयर वगैरह मिल जाए उनको, लेकिन वो कहीं स्टैंड नहीं करते थे बिकॉज ऑफ एक्टर। वो इन लोगों के सामने फीके थे जिनको कि अवार्ड मिल जाता था। राजेश खन्ना ने एक स्टार इमेज क्रिएट किया था। अमिताभ बच्चन जिस वक्त आए थे इंडस्ट्री में, उस वक्त तो राजेश खन्ना ही उनके सामने सबसे बड़े स्टार थे। तो राजेश खन्ना का अपना एक दौर रहा है, उन्होंने भी अपनी पीढ़ी को प्रभावित किया है। आमतौर पर दादा साहब फाल्के सम्मान जो दिया जाता है उसके पीछे एक सोच या काम करती है कि किस सितारे ने अपने दौर में अपनी पीढ़ी को प्रभावित किया है, अधिक से अधिक प्रभावित किया है। राजेश खन्ना ने भी अपनी पीढ़ी को प्रभावित किया था जितना कि बाद के दौर में। लेकिन जब हम राजेश खन्ना के मुकाबले देखें तो विनोद खन्ना को यह सम्मान मिल जाता है। विनोद खन्ना को मरणोपरांत, और वहां से वह परंपरा शुरू होती है दादा साहब फाल्के मरणोपरांत सम्मान देने की। जबकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो धर्मेंद्र, हिंदी सिनेमा की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र एक बहुत ही ऐसे योग्य पात्र हैं जिनको दादा साहब फाल्के सम्मान मिल जाना चाहिए। जिस वक्त धर्मेंद्र एक स्टार हो चुके थे उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती तो खैर बहुत बाद में आए, 76 में आए। विनोद खन्ना तो उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। तो धर्मेंद्र को, आपको नहीं लगता कि धर्मेंद्र का मूल्यांकन भी उस तरीके से होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ? अगर हम पार्टी की बात करें तो वो भी पार्टी परिवार से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी परिवार से अलग नहीं है। नहीं, देखा जाए तो धर्मेंद्र जी को मिल जाना चाहिए यार, इस मामले में तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये पैरामीटर पे जब कई लोग आते हैं तो ये जरूर देखा जाता है कि किसको ज्यादा, वो वही हम कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ जो वो है, क्या कहते हैं, जो उनको मिले हुए अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स को नहीं मुझे कहना चाहिए, जो उनको अप्रिसिएशंस मिली हुई है, वो अप्रिसिएशन मिथुन दा के पास धर्मेंद्र से ज्यादा है यार, इस मामले में कोई दो राय नहीं। धर्मेंद्र इज एक्टर, वो अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने एक फिल्म की थी गजब, जिसमें उन्होंने की बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। उन्होंने बिल्कुल नाक चढ़ा के और हम करके एक्टिंग नहीं की थी, वो बहुत अच्छे एक्टर है। उन्होंने अनुपमा बहुत अच्छी की थी, उन्होंने बहुत सी फिल्में अच्छी की हैं यार, ही इज ए गुड एक्टर। बट इसमें कोई दो राय नहीं कि मिथुन चक्रवर्ती के पास बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में हैं और मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। मैं आपको बीच में रोका, मैंने एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल ही देखा है कि जब वो डिस्को डांसर जिस फिल्म में आए थे, तो वो डिस्को डांसर फिल्म जब 1982 में रिलीज होती है,
वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पहली 100 करोड़ी फिल्म है। 100 करोड़ का क्लब का जो मुहावरा बहुत बाद में विकसित होता है। हम आपके हैं कौन दूसरी फिल्म थी, उसके बाद गजनी जैसी फिल्में आती हैं, उसके बाद खैर 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ तक के क्लब चल रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ का क्लब जो था सबसे पहला डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती 1982 में। और 1982 का जो जमाना है वह तो अमिताभ बच्चन का जमाना है। किसी भी फिल्मी सितारे ने उतनी बड़ी कमाई का आंकड़ा नहीं प्रदर्शित किया था जो कि मिथुन चक्रवर्ती ने डिस्को डांसर में किया। वह उपलब्धि उनके नाम जाती है, वह सनसनी थी वह फिल्म। तो वो तो हम देखते ही हैं कि कई सारी ऐसी फिल्में हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती इतने अच्छे एक्टर होने के बावजूद, इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद, वह जो दौर था उस दौर में उनको प्रथम श्रेणी के अभिनेता का दर्जा लोग दे नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों? हाँ, मैं उस दरमियान फिल्म इंडस्ट्री में था जी। वो एक ऐसा दौर था जब नए एक्टर्स आ रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा, एफटीआई का एक अच्छा खासा बोलबाला था, शक्ति कपूर और ढेर सारे, किरण कुमार, बहुत एक एफटीआई का बोलबाला। वो लोग वहां से आते थे, तो जिसकी शुरुआत नरेंद्र बेदी ने अपनी फिल्म से की थी, वो जिसका नाम था खोटे सिक्के। तो ये लोग जो आ रहे थे, इनमें एक चीज थी कि ये अपना एक कोई स्टाइल लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़ दें, या और वो ऊपर वाली जया बच्चन की लाइन को छोड़ दें, तो उसके बाद जितने लोग आ रहे थे, जो मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर, किरण कुमार, ये वो जितने भी आ रहे थे, उन लोगों ने कोई एक पैटर्न पकड़ा। बहुत से लोग राजेश खन्ना के पैटर्न पे आ गए थे, कुछ अमिताभ बच्चन के पैटर्न पे आ गए थे, वो बोलने उसी तरीके से लगे थे। जंगल में मंगल में आपको दिख जाएगा कि लोगों ने किस तरह से एक्टिंग की है एफटीआई से। लेकिन ये एक ऐसा इकलौता आदमी था जिसने अपने आप को जमाने के लिए एक्टिंग का सहारा लिया। इसने किसी की नकल नहीं उतारी। तो और दूसरी चीज है, जितने आ रहे थे उनके पीछे कोई उनके माँ बाप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे। वो वैसा एक और दौर भी है। तो जो नए डायरेक्टर्स थे उनको वो बाद में, अभी आप कहीं एक बार जिक्र जरूर करेंगे कि ये बी ग्रेड फिल्मों के अमिताभ बच्चन थे, लेकिन वो जो नए डायरेक्टर्स थे जो कि फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ नहीं बना पा रहे थे या नई फिल्में बनाना चाह रहे थे जो कि यंग मैन से अलग हट गए। तो जैसे कि आपकी एक लेख में मैंने पढ़ा था कि साहब उस समय जो कहानियां ली जा रही थी वो वेस्ट से भी ली जा रही थी। उनका ट्रांसलेशन तर्जुमा चल रहा था कि वो वहां से कहानी उठा करके और उसको यहाँ फिट इन करने की कोशिश करते थे। जब वो वेस्ट से कोई कहानियां आती थी तो उसके कैरेक्टर्स जो थे वो ये हमारे जो जमे जमाए एक्टर्स थे उनमें फिट इन नहीं हो पाते। जैसे सुरक्षा है, या जैसे और भी कई फिल्में हैं जिसमें कमांडो है, कराटे है, ऐसी फिल्में उनकी है। कसम पैदा करने के वाले की, कसम पैदा करने वाले की, गुंडा, मतलब अजीब तरीके की। तो वो उस फिल्मों में ये लोग फिट इन नहीं बैठते, इन्होंने अपनी इमेज बना ली थी। तो इनकी कोई ऐसी इमेज नहीं थी और इन्होंने अपनी, क्योंकि उस समय ये स्ट्रगल करते थे, सभी लोग गरीब थे यार, ऐसा नहीं है कि सभी अमीर थे। तो इन लोगों को भी फिल्मों की जरूरत थी और लोगों ने इन्होंने अपनी स्टाइल बदली। इन्होंने अपनी स्टाइल में वो डिस्को डांसर में जब वो आए, बी सुभाष की फिल्म थी, मुझे याद है शायद बी सुभाष, और डिस्को डांसर में हाँ इन्होंने अपनी एक्टिंग में जो डांस जोड़ा और जिस तरीके से इन्होंने, क्योंकि ही वाज अ सीरियस एक्टर, ही इज अ सीरियस एक्टर, क्योंकि वो नेशनल अवार्ड लेके आए, कैरेक्टराइजेशन जानते हैं कि कैसे कैरेक्टराइजेशन करना चाहिए और कैसे बिलीव करना चाहिए उस कैरेक्टराइजेशन। वो आपको बाद में गंगा जमुना सरस्वती और इन सब में दिखाई देता है, ही बिलीव्स इन, अपने कैरेक्टर में बिलीव करते हैं। तो उन्होंने उस कैरेक्टर में बिलीव किया और उसको बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश की जैसे वो कैरेक्टर करता। तो इस मामले में वो जो डिस्को डांसर में जो उनका बिलीव था, मतलब जो उस कैरेक्टर में बिलीव था, उसने उसको इतना जीवित कर दिया कि लोगों को वो इन 5 लोगों 6 लोगों की दुनिया से अलग हट गए। तो वो इस तरीके से डिस्को डांसर, जरूरत भी थी इनको पैसों की और फिल्म की, और जान लगा दी उन्होंने। तो जान लगाने के बाद वो चीज निकल कर आई और जो बाद में फायदेमंद साबित हुई। हमने भी देखी है डिस्को डांसर, आई एम माय डिस्को डांसर, वो अच्छा किया उन्होंने। सोवियत संघ में उस फिल्म ने
धूम मचाई थी, राज कपूर की आवारा के बाद सबसे ज्यादा जिस फिल्म ने धूम मचाई वो डिस्को डांसर थी। इसी तरीके से चीन में उसके गाने ने धूम मचाई। तो मिथुन चक्रवर्ती उस जमाने में ही ग्लोबल स्टार बन चुके थे। हाँ, मैं बीच में रोक रहा हूँ, मुझे एक चीज बीच में याद आ रही है। मिथुन चक्रवर्ती की ये फिल्म, इस फिल्म से उनकी इमेज बदल गई। इमेज तो वर्ड गलत है, बट उनकी फिल्में बदल गई। उन्होंने उसके बाद आप गौर कीजिए कि ढेर सारी फैमिली फिल्में की। आप मृगया से शुरू कीजिए, नक्सलाइट और ये वो, आप देखिए ये बिल्कुल ट्रू द लाइफ एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब अब वो जो जिसको हम कहते हैं 8 फिल्मों के लिए फिट है, उसी जगह आप सुरक्षा में ये जेम्स बॉन्ड बने हुए हैं, और उसके बाद ये डिस्को डांसर में नाचने वाले भी बने हुए हैं, उसके बाद जो है आप फैमिली फिल्मों में भी लगे हुए हैं। और फैमिली फिल्मों में वही प्यार झुकता नहीं और ये वो, तो देखा जाए कि इनका रेंज बहुत बड़ा है। राशि प्रोडक्शन की तराना उस समय की बहुत ही हिट फिल्म रही है, बहुत ही सिल्वर जुबली फिल्म रही है। तराना बिल्कुल प्योरली फैमिली फिल्म है। और डिस्को, हाँ, और उन्होंने वो ऋषि कपूर के पैटर्न को तोड़ दिया था डिस्को डांसर। जी जी जी, जबकि वो भी डिस्क पे नाच रहे थे। ऐसे एक्टर हिंदुस्तान में यार मेरे हिसाब से बहुत कम पाए जाते हैं जो फैमिली में। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को अगले सालों में किन किन सितारों को वो ध्यान में रखे कि उन्हें भी अब यह सम्मान मिल जाना चाहिए? जैसे उस जमाने में प्राण को यह पुरस्कार देने में बहुत ही देरी हुई, वह सक्षम नहीं थे दिल्ली आने के लिए, उनके घर जाकर यह सम्मान दिया गया और ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे प्राण जब उनके लिए उस सम्मान का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। बिल्कुल अबोधावस्था में पहुंचे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कोई उनको क्या सम्मान दे रहा है। कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिसके लिए आप सुझाव देना चाहेंगे कि सरकार उन तरफ भी ध्यान दे? दूसरी एक बात और भी है कि ये जो पुरस्कार है आमतौर पर नायक नायिका डायरेक्टर तक सीमित रह जाते हैं, जबकि पर्दे के पीछे योगदान देने वाले भी महान कलाकार हैं। यार ये तो स्ट्रेटेजी है, ये पॉलिसी है। मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले तो जो है कि धर्मेंद्र जी डेफिनेटली साउथ के बहुत से स्टार्स हैं जिनको उनको देना चाहिए, बंगाल की बहुत से स्टार्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सम्मान खुद सम्मानित होता है अगर आप प्राण साहब जैसे लोगों को देते हैं। तो ये प्राण साहब को देना उनकी मजबूरी नहीं है। ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड का सम्मान है कि प्राण साहब को दिया गया। तो कुछ अवार्ड्स होते हैं जो कि आप कभी कभी आपको ये भी करना पड़ता है कि यार इसकी एक वैल्यू बनी रहे, इसकी एक कैटेगरी बनी रहे, तो आप उसके लिए कुछ ऐसे लोगों को अवार्ड देना चाहिए। इट शुड भी देना चाहिए, मतलब इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं। लेकिन चक्कर ये होता है कि मैं एक लाइन बोलता हूँ यार, ये बड़ा अजीब सा है। फिल्म एक्टर्स से पूछो कि साहब आपने उस फिल्म में कैसे बहुत एक्टिंग करते वक्त कुछ भी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि फिल्म हमने बनाई, फिल्म मैंने बनाई। ये जो मैंने या हमने बनाई वाली चक्कर है ना, वो उस चक्कर में होता ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि यही एक्टर प्रोड्यूसर है, यही एक्टर डायरेक्टर है, यही एक्टर है। हमें समझ में नहीं आता उसमें कौन डायरेक्टर है, कौन ये जनरल पब्लिक जो है वो कौन राइटर है। सबको लगता है कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म बनाई, सबको लगता है ये धर्मेंद्र ने फिल्म बनाई, ये रजनीकांत ने फिल्म बनाई। तो ये जो इमेज है ना, ये जो दिमाग में घुसा हुआ है कि ये एक्टर फिल्म बनाता है, अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता गुरु। तो वो एक्टर ही इम्पोर्टेंट नजर आता है तो एक्टर को देते रहते, नहीं तो पूरी फिल्म मतलब ये कि जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही रोल मॉडल है, जो दिखता है वो बिकता है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके गौतम सिद्धार्थ जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। फिर से आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। और आप सभी मित्र देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी कि जिंदगी का बाइस्कोप। नमस्कार। नमस्कार। The innovation is most deserving of the film icon that Sri Mithun Chakravarti is. Superlative acting prowess, 5 decades of the dream of the common man rising above ordinary to reach